Hello everyone, welcome back to Alliance IAS Academy's online platform and in today's session we are going to discuss political science. तो जैसे कि आप सब जानते हैं हम अदर देन अपने डेली करंट अफेयर्स से हम एक और सेशन कंडक्ट करते हैं, ट्राई करते हैं रोज़ कंडक्ट करने का, जिसमें हमारे 10 क्वेश्चंस का सेट होता है और इनका जो बेस होता है आपका यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उसमें बेस होता है। और ये जो अप्रोच है ये हमारी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच है। मतलब इसमें हम पॉलिटिकल साइंस का एक सेशन होता है, फिर आपको नेक्स्ट आपको या तो हिस्ट्री का दिखेगा या इकोनॉमिक्स का दिखेगा या फिर एनवायरनमेंट का दिखेगा, ज्योग्राफी का दिखेगा एंड सो ऑन। सो इस तरीके से हम इन सेशंस को कंडक्ट करते हैं। सो आज के जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका पॉलिटिकल साइंस। आप अच्छे से जानते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन रखना है। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना है और फिर वापस आके वीडियो को प्ले करना है और बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर टाइप करना है कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने आपने स्किप करे। ओके, आपकी एक्यूरेसी, इससे पता क्या चलता है, इससे आपकी एक्यूरेसी पता चलती है जो आपकी एग्जामिनेशन हॉल में काम आती है। सो उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी नहीं कहूँगी, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट टू द व्यूअर्स। सो बेसिकली हमने ये जो आपका यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला जो सेट है, ये जो आपका सेशन है, ये आपका आई गेस 2 महीने पहले आपका 6 जून 2021 को हमने ये स्टार्ट किया था, जो हमने पॉलिटिकल साइंस की क्विज से स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने आपका फंडामेंटल राइट्स देखे थे, प्रियम्बल देखा था, जो स्टार्टिंग था आपका पॉलिटी का वो देखा था। उस टाइम जो इसको स्टार्ट करने का मोटो था वो बस बेसिकली रिवीजन था, क्योंकि जिस तरीके से हम ऑलरेडी लॉकडाउन में अपने ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू जो पॉलिटी कवर कर रहे थे, ठीक, सो उसका हमारे कितने क्वेश्चन हमारे उसके एग्जाम में बन रहे हैं, उस तरीके की एक अप्रोच दिखाने का ही इसका मोटिव था। बट स्टार्ट ये पॉलिटी से हुआ था और आज देखें तो आज हमने इसमें ऑलरेडी 25 सेशन, ये आज का जो सेशन है हमारा 25th सेशन है। सो इसमें हमने आपके 8 सेशन पॉलिटिकल साइंस के कवर किए हैं, 7 सेशन हमने हिस्ट्री का कवर किए हैं, जहाँ पे हमने एंशिएंट कवर करी है, हमने मेडिवल कवर किया है। सो जितने भी क्वेश्चंस आपके एंशिएंट मेडिवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी आईएएस के एग्जाम्स में आए हैं, वहाँ पे हमने इनको डिस्कस किया है। अभी तक हमने उतना रखा है, लाइक आपका आईएएस का एग्जाम हमने इसमें बेस माना है, सीडीएस का एग्जाम इसमें बेस माना है, सीएपीएफ बेस माना है, कहीं कहीं पर हमने एनसीईआरटीज को भी उठाया है, बट पूरा प्रॉपर एनसीईआरटी में हम नहीं गए हैं। उसके बाद हमने 4 सेशन ऑलरेडी ज्योग्राफी के कर लिए हैं, जहाँ पे हमने 6, 7, 8 की एनसीईआरटी भी कवर कर ली है। फिर हमने 4 सेशन इकोनॉमिक्स के भी करे हैं, एक हमने एनवायरनमेंट का भी स्टार्ट किया है, एक हमने एनवायरनमेंट का ऑलरेडी कर लिया है और जनरल साइंस का भी हमने ऑलरेडी कर दिया है। सो इस तरीके से आज जो हमारा सेशन है वो 25th है और आई वुड लाइक टू थैंक एवरी व्यूअर, एवरी पर्सन, एस्पिरेंट, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में, फिर चाहे वो आपका इशिका लूथरा ही हो गए, साक्षी रतूड़ी हो गई, कल्पना बग्याल हो गए, या फिर आपके हर्षिता नेगी हो गई, श्वेता पवार, सिमरन रतूड़ी, मुस्कान चौधरी एंड शिवानी सजवान, ऐश्वर्या शर्मा, वनिका सुयाल, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। ये वो हैं जो दिखते हैं कमेंट सेक्शन में, बट कई वो भी होंगे जो दिखते नहीं हैं, जो कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते हैं, बट वो अटैम्प्ट ज़रूर करते होंगे क्योंकि आपकी तैयारी का ही एक हिस्सा है। सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी जो अटैम्प्ट करते हैं, उनको भी उनको थैंक इसलिए क्योंकि उनकी वजह से एक मोटिवेशन बना रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ और मुझे कुछ ही घंटों के अंदर दिखता है कि लाइक बच्चे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, नो मैटर कितने व्यूज़ हैं, वो तो ऑब्वियसली मोटिवेशन है ही नहीं अभी तक। मोटिवेशन ये है कि आप लोगों के लिए ये फ्रूटफुल है कि नहीं है। सो अगर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स आपको ये वर्थ लग रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी एंड इसी तरीके से कोशिश की जाएगी कि आगे भी इनको कंटिन्यू करें। अभी तक हमने आईएएस के एग्जाम्स के, अब जो ये पॉलिटिकल ये वाला सेशन है, इसमें हमने आईएएस के एग्जाम के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। सो अब हम ट्राई करेंगे, हम एनसीईआरटीज़ की तरफ जाएंगे पॉलिटी के सेशंस में और इसी तरीके से और सेशंस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आपको ये सेशंस फ्रूटफुल लग रहे हैं सो दैट इज़ वेरी गुड एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी मोटिवेटिंग क्योंकि वो दिखता है। सो चलिए शुरू करते हैं। द राज फंडामेंटल ऑब्जेक्ट, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायती राज, आई गेस ये राज इधर आना था, ठीक। द पंचायती राज सिस्टम इज़ टू इंश्योर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग, आप बेसिकली ये बताया द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज़ टू इंश्योर, आपको बताना है कि पंचायती राज का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर 1, 2 and 3, 2 and 4, 1 and 3, 1, 2, 3, 4। आपका बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सा आपका पंचायती राज सिस्टम का आपका ऑब्जेक्टिव होगा
एंड योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, अब इसमें दिमाग लगेगा, दिमाग ऐसा लगेगा कि आपको पता है कि पंचायती राज क्या है, ठीक, बट आपको बताना है कि उसको लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। आंसर होगा आपका C 1 और 3। देखिए इसने बोला था कि पंचायती राज सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब हम ग्रास रूट लेवल के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो पंचायती राज सिस्टम इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट। ठीक है, आप पंचायत, आप गाँव में, आप जब आप गवर्नेंस का आप लेके जाएंगे मॉडल, सो वहाँ पर लोग ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरा, अब देखिए, अब यहाँ पे हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। देखिए अब अगर हम ये ना, हम तो अगर हाई लेवल पे भी देखें ना, तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तो ऑब्जेक्टिव बहुत कम दिखता है, और ये पॉसिबल है भी नहीं, आप पॉलिटिकली अकाउंटेबल नहीं कर सकते। तो जैसे आपका A कैंसिल होता है, आपका A गया, आपका B गया, आपका D गया, आपका सीधा आंसर 1 और 3 आता है। तीसरा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एब्सोल्युटली यही तो चाहते हैं, ताकि डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन हो, और जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा उतना क्या होगा, गवर्न करने में ईजी होगा, ग्रास रूट लेवल पे आपका गवर्नेंस पहुंचेगी, जितना ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस पहुंचेगी उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा तो आपकी इकोनॉमी में हेल्प होगा, सोशली आपका वेलफेयर होगा एंड ऑल। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, नो, दिस इज नॉट अ मैटर। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। आपको बताना है कि पावर टू इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन, एंड योर आंसर विल बी बी, विच मीन्स पार्लियामेंट। बहुत ईजी था। पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट के पास ही पावर दे रखी है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्या कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उसके नंबर को बढ़ा सकते हैं। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसको 8 पे फिक्स कर दिया, 8 उस टाइम नंबर थे आई गेस जजेस के, पर उसके बाद फिर पार्लियामेंट को क्योंकि पावर दी गई है तो पार्लियामेंट में टाइम टू टाइम आपके एक्ट लेके आए और इस नंबर को बढ़ाते गए, और आज के टाइम में आपके 33 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, तो याद रखिएगा पार्लियामेंट के पास पावर है कि नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा सकती है। Which of the following are discretionary powers given to governor of the state? कौन से discretionary power है? Sending a report to president for imposing the president's rule, appointing the ministers, reserving the certain bill passed by the state legislature for the consideration of president of India, making rule to conduct the business of the state government। और आपके ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 3 4 ओनली, 1 2 3 4। आपको बताना है कि क्या क्या गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर में कंसिडर किया जाएगा। डिस्क्रिशनरी पावर आपको पता है जहाँ पे जो आपकी अथॉरिटी है वो अपने विवेक से काम लेगी। यहाँ पे गवर्नर की बात करें तो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर क्या क्या हो सकता है, आंसर होगा इसमें B 1 and 3, ऑब्वियस है। अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स ये आपका डिस्क्रिशनरी पावर पे नहीं आएगा। जब हम स्टेट को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका चीफ मिनिस्टर है उसे कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करता है। फिर चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बताएगा कि आप ये मिनिस्टर को अपॉइंट करो। तो ये आपका ऑब्वियस सी बात है कि ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उन्हें बता रहा है। तो जैसे 2 कैंसिल होता है, आपका A गया, आपका C गया, आपका D गया, आपका सीधा आंसर 1 and 3 में आता है। स्टिल हम और ऑप्शन को भी देख सकते हैं, देखना जरूरी है। रिजर्विंग सर्टेन बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ ये गवर्नर की डिस्क्रिशन है कि वो कुछ बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख सकता है। देखिए जब भी जिस तरीके से आपका यूनियन में होता है इस तरीके से सेंटर में होता है, तो आपका बिल है वो आपका असेंबली में आया, ठीक है, उस पर वोटिंग हुई, ठीक, वो असेंबली में गया, काउंसिल है तो काउंसिल में गया, उसके बाद उसको लास्ट स्टेज क्या होगी, उसको गवर्नर के पास जाना पड़ेगा सिग्नेचर के लिए। अब उसके पास चॉइस है कि या तो वहाँ बोले या ना बोले, या वापस भेजे कंसिडरेशन के लिए, ठीक, या तो वो क्या कर दे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व करके रख दे, तो ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर में आता है। लास्ट तो गलत है, मेकिंग द रूल ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं बनाता है ये, ठीक। Which one of the following is correct? आपको करेक्ट बताना है। In India, same person cannot be appointed as the governor of 2 or more states at same time. Judges of High Court of India in India are appointed by the governor of the state, just as judges of Supreme Court are appointed by the president. No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of governor from his/her post. In case of union territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority support. आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ओके, एंड योर आंसर इज C। देखिए पहला, इंडिया में सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 or more से, नहीं ये गलत है। लिखा है कि आप एक या एक से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं, ठीक है, एक ही टाइम में एक से स्टेट के ज़्यादा गवर्नर बन सकते हैं सेम टाइम में। जजेस ऑफ हाई कोर्ट एट द इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जस्ट एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नहीं, गवर्नर का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। तीसरा आपका सही ये है
सॉरी गवर्नर अपॉइंट नहीं करता, ओके। नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर। एग्जैक्टली आपका जिस तरीके से आपका यूनियन में किसका है, प्रेसिडेंट के रिमूवल का बता रखा है ना कि इम्पीचमेंट होगा, बट आपका जो स्टेट है वहाँ पे ये नहीं बता रखा है कि गवर्नर का रिमूवल किस तरीके से होगा। तो ये आपका सही हो जाता है क्योंकि इन्होंने करेक्ट पूछा था, और लास्ट आपका गलत हो जाता है कि जो आपका चीफ मिनिस्टर होगा उन यूनियन टेरिटरीज में जहाँ पर आपकी लेजिस्लेटिव सेटअप भी है तो उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका क्या करेगा, अपॉइंट करेगा ऑन द मेजॉरिटी सपोर्ट। Consider the following statement: the chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha are not the members of that house. While the nominated members of two House of Parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of vice president. आपको बताना है कि क्या चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होता है जो राज्यसभा का, वो मेंबर नहीं होते हैं हाउस के। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? दूसरा वो ये कह रहा है कि वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द टू हाउसेज हैव नो वोटिंग राइट, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स में भी अपनी कैटेगरी हो जाएंगी। कैटेगरी इन द सेंस कुछ आपके होंगे इलेक्टेड होंगे, ठीक, कुछ होंगे आपके नॉमिनेटेड होंगे, ठीक, इस तरीके से। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनका कोई वोटिंग राइट नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जबकि उनका वोटिंग राइट है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, आपको यहाँ पे बताना है। और आपका आंसर होगा इसमें बी, विच मीन्स आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, आपका पहला गलत है। देखिए ये तो वैसे भी आपका गलत है। अगर आप एक बार के लिए चेयरमैन का भी समझे तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक। अगर आप उस लॉजिक के साथ भी जाते हैं, बट स्टिल जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा वो आपका राज्यसभा का ही मेंबर होगा, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ठीक इसलिए है क्योंकि वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउस हैव नो वोटिंग राइट इन दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्यों होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा ना, क्योंकि उनको नॉमिनेट ही कौन करके भेज रहा है, उनको नॉमिनेट ही प्रेसिडेंट कर रहा है, तो उनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इन्वॉल्व करने का तो मतलब ही नहीं बैठता है। बट दे हैव अ राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे आपका ये ठीक है। कौन कौन होता है, अगर हम एक बार के लिए प्रेसिडेंट के उसमें देखें कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन होता है, एक तो होंगे आपके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, किसके, दोनों हाउसेस के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। दूसरा आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, स्टेट की असेंबलीज होंगी, ठीक है, स्टेट की असेंबलीज होंगी, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो आपके इसमें होंगे, ठीक। तीसरा कौन होंगे, आपके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे कहाँ के, जो आपकी यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है, ठीक, वहाँ की जो आपके होंगे वो उनका भी रोल होगा आपका किसमें, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन में उनका रोल होगा, ठीक। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ऑब्वियसली। और अगर फिर हम वापस से क्वेश्चन में जाएं तो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है क्योंकि बस सिलेक्टेड मेंबर का नाम दे रखा है। अब अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के उस पर जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के उसमें कौन आता है, दोनों आएंगे, इलेक्टेड भी आएंगे और नॉमिनेटेड भी आएंगे। क्यों, क्योंकि उनका तो कुछ इतना रोल है भी नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? While appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India. The Supreme Court judge can be removed by Chief Justice of India only. The salaries of judges are charged by the Consolidated Fund of India, to which the legislature does not have to vote. All appointment of officer and staff of the Supreme Court of India are made by the government only after consulting Chief Justice of India. And your options are 1 and 3 only, 3 and 4 only, 2, 4 only, 1, 2, 3, 4 only. करेक्ट बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, सोचिए इसमें आंसर होगा इसका ए, विच मीन्स 1 and 3। आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी किस तरीके से सेफगार्ड हो रही है। पहला ये कह रहा है कि वाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ टू कंसल्ट चीफ जस्टिस। एब्सोल्युटली अपनी डिस्क्रिप्शन पे नहीं कर रहे हैं अपॉइंटमेंट, ना ही गवर्नमेंट से पूछ के अपॉइंट कर रहे हैं। इनको किससे कंसल्ट करना है, इनको कंसल्ट करना है आपका किससे, इनको कंसल्ट करना है CGI से। दूसरा सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली, नहीं, ये हमने पढ़ा है क्योंकि आपका जो रिमूवल होता है वो किससे होता है, आपकी प्रोसेस होती है, ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू आपके जजेस को रिमूवल करने की प्रोसेस है, यहाँ पे दे रखा है, तो चीफ जस्टिस ओनली यहाँ पे नहीं होगा। तीसरा, द सैलरीज ऑफ जजेस आर चार्ज बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टू विच लेजिस्लेचर डजंट हैव राइट टू वोट। ऑब्वियसली बात है, तो ये उनकी ऑटोनॉमी को सेफ गार्ड कर रहा है। तो आपका सी गया, आपका डी है। अब आपका आंसर हो सकता है 1 A और B में से। आपको पता है कि 1 बिल्कुल ठीक है, 3 बिल्कुल ठीक है, तो आपका आंसर होगा 1 और 3। स्टिल हम 4 को भी देख लेते हैं। ऑल द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द CGI। तो नहीं, ये भी आपका गलत होगा, आपका आंसर होगा 1 and 3 ओनली। इन एरियाज कवर्ड अंडर पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट, ये आपका पैसा एक्ट की बात कर रहा है, ठीक।
1996 व्हाट इज़ द रोल एंड पावर ऑफ ग्राम सभा, क्या पावर होगी? अच्छा, जो एक तो होती है पंचायत, और एक जो पंचायत आपकी शेड्यूल्ड एरियाज में एक्सटेंड होगी तो वो पैसा एक्ट के अंदर होती है आपकी. सो ग्राम सभा हैज़ पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन शेड्यूल्ड एरियाज. ग्राम सभा हैज़ ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. Recommendation of Gram Sabha is required for granting prospecting license or mining lease for any mineral in the scheduled areas. ठीक, आपके ऑप्शन है 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 2 3, and your answer will be D. तीनों ठीक है. आपको बताना था कि क्या आपकी ग्राम सभा की पावर्स के अंदर आएगी, तो पहला बिल्कुल ठीक है. ये आपका प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन शेड्यूल्ड एरिया, ओनरशिप ऑफ माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ठीक, और रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन शेड्यूल्ड एरियाज. सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज टू. आपको बताना है किस पे चार्ज किया जाता है. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट. ये आपका आई गेस 1993 या 92 का क्वेश्चन है. ये IAS का है, और देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है. आई गेस उस टाइम पे IAS बनना बहुत ईजी था. आंसर होगा आपका बी विच मीन्स आपका जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है. तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका किससे होगा? उनका होगा आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. जो हाई कोर्ट के होंगे उनका होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा ये करनी है कि आपको बताना है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट, इन तीनों का आर्टिकल क्या है. आई नो मैंने इससे पहले भी ये डिस्कस किया है, बट आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है. आई वुड लाइक यू टू अगर आपको पता है तो अभी कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज गूगल सर्च करके ज़रूर करिएगा. The purpose of this inclusion of directive principles of state policy in Indian Constitution is to. आपको बताना है कि DPSP का इंक्लूजन क्या इस्टेब्लिश करने के लिए था. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. फंडामेंटल राइट्स का हमें पता है क्या होता है. अब आपको बताना है DPSP का क्या था, और आपका आंसर होगा डी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. क्योंकि जब हम पॉलिटिकल राइट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आगे से जो आपका फंडामेंटल राइट्स है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के पीछे, इंक्लूजन करने के पीछे आपका ये था. दूसरा DPSP की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं. ठीक है, अब स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, क्या होगा? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. लास्ट क्वेश्चन आज का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस, किस किस को रिकॉग्नाइज करती है? ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज. आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन को रिकॉग्नाइज किया गया है. आंसर होगा सी. ओके, दैट्स नॉट 1 2 3, ये आपका ABC होगा. आई नो आपको तब से तो वैसे इतना हो गया होगा कि समझ गए कि ये आपके थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है. ये ABCD होगा, और आपका आंसर होगा यहाँ पे C. रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो होंगी ये आपकी रिकॉग्नाइज करी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. ठीक है, और आपकी कितनी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं? आपकी हिंदू बोल रही हूँ मैं, माइनॉरिटीज़ आ रहे हैं तो आपका इसमें आ जाता है मुस्लिम आ जाता है, फिर आपका इसमें इस तरीके से और माइनॉरिटीज़ आ जाती हैं. लेकिन याद रखिएगा हमारे उसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी बता रखी हैं. ओके, सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन. आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा. फाइनेंस को लिखना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.